हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे NCERT केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम करा रहे हैं और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। डिस्कस करेंगे आज बोर्स मॉडल ऑफ द एटम का। फ्रेंड्स, बोर्स मॉडल ऑफ द एटम डिस्कस करने से पहले आपको लिमिटेशंस या फिर कह सकते हैं ड्रॉबैक्स आपको रदरफोर्ड मॉडल के पता होने चाहिए। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में जो ड्रॉबैक रहे थे, जो डिफेक्ट्स थे, ठीक है, वो आपको यहाँ मालूम होने चाहिए। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ द एटम की। तो फ्रेंड्स, रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल प्रपोज किया था उस मॉडल में कुछ कमियां थी। ठीक है, कुछ डिफेक्ट्स रहे थे, कुछ ड्रॉबैक थे उसके। इसमें नंबर 1 ड्रॉबैक था उसका कि रदरफोर्ड क्या है, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सके। ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में वो क्या थे, असमर्थ रहे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस मूवमेंट करता रहेगा तो वो अपनी एनर्जी का लॉस करेगा। जब एनर्जी का लॉस करेगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, जिससे क्या है, एटम स्टेबल नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो इसका ये नंबर 1 ड्रॉबैक था। सेकंड क्या था फ्रेंड्स, कि जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो उनका अरेंजमेंट क्या है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है और क्या उनका एनर्जी लेवल है, इसके बारे में भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सके रदरफोर्ड। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल के, जिनमें इम्प्रूवमेंट किया है बोर्स ने और अपना एक न्यू मॉडल प्रपोज किया है, बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, नील्स बोर पुट फॉरवर्ड द पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स मॉडल को समझने के लिए आपको ये पिक्चर समझना होगा। ये पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये समझना आपको ज़रूरी है। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ द एटम की। फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटम है। यहाँ बीच में सेंटर होता है ये एटम का, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन पाए जाते हैं और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो एटम के सेंटर में होता है। टिनी पार्ट होता है, सॉलिड भी होता है, जिस पे एटम का मास डिपेंड करता है। अभी न्यूक्लियस के आउटर साइड में जो सर्कुलर पाथ होते हैं ऐसे करके, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, अब जिस एरिया में, जिस फील्ड में जहाँ पर वो मूवमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, उनके लिए हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। ठीक है, ये डायग्राम भी एनर्जी लेवल पे बेस्ड है, एनर्जी लेवल इन एन एटम। तो फ्रेंड्स, इन एनर्जी लेवल्स को बोर ने शो किया है कि जो नंबर 1 इसकी जो सेल होगी, ठीक है, सेल मतलब एनर्जी लेवल ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सेल्स। एनर्जी लेवल के लिए भी हम सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये नंबर 1 n = 1, ठीक है, ये इसके नंबर 1 एनर्जी लेवल था। ये नंबर 2 एनर्जी लेवल है, ये नंबर 3 एनर्जी लेवल है और ये नंबर 4 एनर्जी लेवल है। और नंबर 1 एनर्जी लेवल के लिए K सेल भी बोल सकते हैं, 2 के लिए L, एंड नंबर 3 सेल्स के लिए आप M सेल भी कह सकते हैं। एंड n = 4, मतलब नंबर 4 जो आपका एनर्जी लेवल होगा उसे कैपिटल N सेल भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नंबर दिए हैं वो बोर्स ने दिए हैं। ठीक है, बोर्ड्स के अकॉर्डिंग ही ये इनको K, L, M, N से हम शो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें हम इनके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एक तो क्लोजेस्ट मूवमेंट कर रहा है और एक आउटर मोस्ट सेल में मूवमेंट कर रहा है, तो एनर्जी किसकी अधिक होगी। तो फ्रेंड्स, द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल सेल ऑफ एन एटम, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल मतलब लास्ट सेल के लिए हम बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल।
द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल के लिए हम क्या बोल सकते हैं? वैलेंस सेल भी कह सकते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, जो लास्ट सेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास कैसी एनर्जी होगी? हाईएस्ट। ठीक है, एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स विच आर क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी कम होगी, और जो आउटर मोस्ट सेल में है जिन्हें हम वैलेंस सेल बोलते हैं और जो उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, उनकी एनर्जी हाईएस्ट होगी। ठीक है, एंड आर देयर फॉर द मोस्ट रिएक्टिव, और वो क्या होंगे? मोस्ट रिएक्टिव होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जो क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता था कि विच इलेक्ट्रॉन हैव द हाईएस्ट एनर्जी, तो आपको क्या आंसर देना था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ओके फ्रेंड्स, और ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया है कि एनर्जी लेवल ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर पिक्चर की हम बात करें तो फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी चेंज है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे चेंज होती है? ठीक है, जैसे मालूम ने रदरफोर्ड मॉडल में भी डिस्कस किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूवमेंट करता रहेगा तो उसकी एनर्जी लॉस होगी। जब एनर्जी लॉस होगी तो वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा और फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जैसे एटम स्टेबल नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं था, वो उसका ड्रॉबैक था। ठीक है, और जबकि जो एकदम करेक्ट किया है, क्लियर पॉइंट जो दिया है वो बोर्ड्स ने अपने मॉडल में दिया है। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटम है। सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, मैंने प्लस के सिंबल से शो किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो सर्कुलर पाथ मैंने बनाए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। देखो E- से मैंने शो किया है। अब यहाँ पे क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ठीक है, देखो यहाँ ग्राउंड स्टेट थी और एरो ये आउटर मोस्ट सेल की तरफ एरो मैंने किया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे जो मैंने ये ऐसे करके शो किया है ये रेडिएशन है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है तो वो फोटोन के रूप में जाती है। ठीक है ना, ये फोटोन के रूप में मैंने इसके एनर्जी को दिखाया है। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, देखो बाहर की तरफ, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा जो फोटोन के रूप में होती है। ऐसे मैंने ये शो की है। ठीक है, अब वो ग्राउंड स्टेट से मतलब उसमें एक्साइटेड स्टेट में जाएगा कब? जब वो उसको एनर्जी कहीं से मिलेगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी कहीं से वो एब्जॉर्ब करेगा, उसके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी, पावर आ जाएगी, तो क्या होगा, वो ग्राउंड स्टेट से सीधा वो छलांग लगाएगा, एक तरह से ये बोल सकते हैं एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, और वो जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो फोटोन के रूप में करेगा फ्रेंड्स। अब बात करती है कि जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, देखो ये एक्साइटेड स्टेट थी, एरो मैंने उल्टा दिखाया है, अंदर की तरफ दिखाया है, मतलब ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ जा रहा है। यहाँ मैंने ये फोटोन के रूप में इसकी एनर्जी को शो किया है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए या फिर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए, वो एनर्जी का वहाँ लॉस और गेन करेगा। ठीक है ना, लॉस कब करेगा? जब वो ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है ना, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, ये क्लियर करने का पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं उसके इम्पोर्टेंट पास्टुलेट्स की, जो बोर्ड्स की मॉडल में निकल के आए थे। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट। फ्रेंड, डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट, डिसकंटिन्यूस से।
orbits of electrons are allowed inside the atom. These orbits have fixed energy. एटम के अंदर क्या होता है, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, और यहीं पर क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलेंगे, मतलब सेपरेट ऑर्बिट्स होते हैं, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। और इन ऑर्बिट्स की फ्रेंड्स जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, उनका शेप एंड एनर्जी होती है वो फिक्स होती है फ्रेंड्स। ठीक है ना। बाकी वहाँ क्या था, रदरफोर्ड मॉडल में हम पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन बस मूवमेंट करता रहेगा और उनके एनर्जी लेवल के बारे में कुछ बात नहीं हुई थी। तो यहाँ क्या है, बोर ने क्लियर कर दिया है कि नहीं, एनर्जी जहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ मूवमेंट करेगा उनके लिए स्पेशल ऑर्बिट्स होंगे जिन्हें हम डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलेंगे, और वही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे और उनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है ना। बात करें सेकंड पॉइंट की, तो वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जो मैंने आपको बताए थे, यहाँ सेपरेट ऑर्बिट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। ठीक है ना। रदरफोर्ड मॉडल्स में क्या था कि वहाँ उसने ऐसा कुछ क्लियर किया ही नहीं था। वहाँ तो ये ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहेंगे तो एनर्जी लॉस होगी और फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन यहाँ क्या, बोर्ड ने साफ साफ कर दिया है, एकदम क्लियर कर दिया है कि वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही मूवमेंट करेंगे, और वो जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है ना। इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एन एटम ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो इमिट करे या एब्जॉर्ब करे। ठीक है, इमिट, ठीक है, इमिट मतलब ये रिलीज करना, और एब्जॉर्ब मतलब ये गेन करना। या तो इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। वो कब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन वो अपनी ऑर्बिट को चेंज करेगा। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को चेंज करेगा, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में जाए या फिर ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाए, तभी वो अपनी एनर्जी को चेंज करेगा। वरना वो मूवमेंट करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, तो उसकी एनर्जी का कोई भी रेडिएशन वहाँ पर रिलीज नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अब ये फ्रेंड्स जो एनर्जी लेवल मैंने आपको बताए थे KLMN, इन एनर्जी लेवल की जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, किस सेल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ ऑर्बिट्स हैं, देखो फ्रेंड्स, यहाँ स्मॉल एन से शो किया है 1 2 3 4, ये KLMN, ये एनर्जी लेवल थे जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया है। और ये वोल्ट्स का फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, किसने दिया, बोर्ड्स ने। अब यहाँ स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं, तो स्मॉल n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही एनर्जी लेवल जब L की बात करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, और 2 रखने क्या होगा, 2 का स्क्वायर × 2, ये 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और जो थर्ड एनर्जी लेवल हमारा M, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड जो N एनर्जी लेवल होता है हमारा, जिसे हम नंबर 4 भी बोल सकते हैं, उसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टोटल 32 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, M में 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड N सेल में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 32 होंगे। ये क्या है, इंक्रीजिंग एनर्जी था इनका। ठीक है, एनर्जी क्या है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।